हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और इस बार जो हमारा चैप्टर है वो है पार्ट बी का एनालिसिस का चैप्टर। जी, एनालिसिस की बुक जो ऑप्शन नंबर 1 में आपके साथ आएगी। और इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या होती है और प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अब आप कहेंगे यार बैलेंस शीट तो हमने पहले भी पढ़ी थी, प्रॉफिट लॉस हमने 11th क्लास में पढ़ लिया। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब आप 11th क्लास में थे और आपकी जो बैलेंस शीट होती थी, उस बैलेंस शीट के अंदर जो आप पढ़ते थे कुछ इस तरह के कॉलम होते थे। आपका पहला वाला कॉलम जो होता था उसे आप कहते थे लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी साइड यहाँ आती थी और ये होता था आपका अमाउंट। इसके बाद आपकी ये होती थी एसेट्स और इसके बाद ये आपका होता था क्या चीज? अमाउंट। इस तरह से आप जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी होती थी सारी यहाँ लिख लेते थे। आपकी यहाँ पर कैपिटल आती थी और कैपिटल के बाद जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती थी आप सारी की सारी लायबिलिटी यहाँ लिख देते थे। और सारी की सारी एसेट्स जिसके अंदर आपकी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स सारी एसेट्स आती थी। और जब आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डायरेक्ट क्या लिखते थे? यहाँ पर बाय पर्टिकुलर इसमें, और यहाँ पर आपका होता था अमाउंट का कॉलम, यहाँ पर फिर आपका होता था पर्टिकुलर का कॉलम और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम। और आप जब प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करते थे तो यहाँ लिखते थे बाय में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ आती थी। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे आप यहाँ लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टेशनरी, वही सारी बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। असल में हम जो पढ़ते थे 11th क्लास में वो होता था इंडिविजुअल, एक आदमी का व्यापार, जिसे हम कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कंपनी। कंपनी के अंदर बैलेंस शीट कुछ अलग होती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी अलग होता है, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पर। तो आप ये मान लीजिए कि 11th वाली कंडीशन अलग हो गई। आप जो 11th में पढ़ते थे वो 12th में नहीं आ रहा। अब वहां से थोड़ी बहुत चीजें आएंगी, सारी चीजें नहीं आएंगी। उसकी वजह क्या रही कि हमने जो पीछे पढ़ा वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आदमी का बिजनेस। अब जो हम पढ़ रहे हैं इस बुक के अंदर वो पढ़ेंगे कंपनी। और कंपनी अनलिमिटेड आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं और उन सभी को थोड़ा थोड़ा सा पैसा इसमें लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं शेयर्स। यानी शेयर्स के थ्रू पैसे लगे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बैलेंस शीट कैसे होगी, इसका प्रॉफिट लॉस कैसे होगा? जी, इसका प्रॉफिट लॉस भी अलग है और इसकी बैलेंस शीट भी अलग है। उसका मेथड क्या है उसे देखते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जो आपकी बैलेंस शीट होगी वो होगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम होगा, इसके बाद नोट नंबर का कॉलम होगा, करंट ईयर की अमाउंट्स लिखी जाएंगी पहले और फिर प्रीवियस ईयर के अमाउंट। अब आप सोच रहे हैं यार करंट ईयर प्रीवियस ईयर दो दो कैसे? जी, अगर आपके पास 2 साल के डाटा हैं तो आपको दोनों साल के डाटा फिलअप करने होंगे। अगर आपके पास 1 साल के डाटा हैं तो आप उस डाटा को करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बैलेंस शीट 2 साल की होती है। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें फिगर 2 इयर्स की दी होती हैं। तो आपका जो कॉलम होता है सबसे पहला पर्टिकुलर का होता है, जिसके अंदर आप सारी बातें लिखते हैं। देन उसके बाद नोट नंबर होता है। अब ये नोट नंबर क्या होता है इसके लिए जब हम आगे जाएंगे तो बताएंगे कि इन चीजों की जो डिटेल होती है वो डिटेल नोट नंबर में दिखाई जाती है और किस तरह से वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले आपके करंट ईयर की अमाउंट आएगी, बाद में आपकी प्रीवियस ईयर की अमाउंट आएगी। तो सबसे अंदर पहले जो होता है इसमें पहला आपका जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप 11th में खाली नाम लिखते थे लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर 12th आने पर हम इसे पार्ट नंबर फर्स्ट बोलते हैं और पहले पार्ट में लिखा जाता है क्या चीज? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद सारी की सारी आपकी लायबिलिटी आ जाएंगी और आप यहाँ पर क्या कर देंगे? टोटल। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा सारी लायबिलिटी का। देन इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा जिसे आप क्या बोलेंगे? एसेट्स। जितनी भी आपकी एसेट्स थी वो सारी की सारी एसेट्स यहाँ आ जाएंगी और इन एसेट्स का टोटल आपका नीचे हो जाएगा जैसे कि आप टोटल पहले करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो बैलेंस शीट होगी ये वर्टिकली होगी, यानी कि पहले क्या होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। देन सेकंड पार्ट में क्या होगी? एसेट्स। और इन सभी के टोटल पहले वाले पार्ट के जो होंगे वो लायबिलिटी के टोटल होंगे और नीचे किसके टोटल होंगे? एसेट्स के। अब इसके अंदर हम एसेट्स लायबिलिटी कैसे कैसे लिखेंगे? तो ऐसा नहीं है जैसे 11th क्लास में था आप कोई भी चीज कहीं लिख देते थे। कोई भी लायबिलिटी आपने लायबिलिटी उठाई, क्रेडिटर से लिख दिया, लोन लिख दिया, कैपिटल लिख दी, कोई भी चीज कहीं। इसी तरह आपके पास एसेट्स होती थी। आप क्या करते थे? कभी मशीन आया, कभी कैश आया, कभी स्टॉक आया, कभी कुछ आया, आपने सारी एसेट्स उठाकर लिख दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको सारी बातें सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप टू स्टेप लिखनी होंगी। इन चीजों को हम बोलते हैं हेड। ये तो आपका हो गया पार्ट। आपका जो पार्ट था वो 2 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरा वाला पार्ट जो था उसका नाम था एसेट्स। अब ये 4 हेड हैं इनके।
हेड। आपको ये सारी की सारी बातें इन चारों हेडों में लिखनी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला का हेड जो है उसका नाम है शेयर होल्डर फंड। जितनी भी शेयर से रिलेटिव चीजें होंगी और फंड से रिलेटिव चीजें होंगी वो सारी की सारी सबसे पहले दिखाई जाएंगी। इसे हम बोलेंगे हेड। इक्विटी एंड लायबिलिटी का सबसे पहला वाला हेड जो है उसका नाम है शेयर होल्डर फंड। देन सेकंड वाला जो हेड होगा उसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी कि अगर शेयर्स पर कोई अलॉटमेंट मनी पेंडिंग रह गई हो तो यहाँ शो करी जाएगी। देन थर्ड नंबर पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। जी, वही नॉन करंट लायबिलिटी जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे, जैसे कि लोन हो गया, जैसे कि डिबेंचर्स हो गया, ऐसी बातें जितनी भी होंगी वो सारी नॉन करंट लायबिलिटी में होंगी। और लास्ट में आपका नंबर 4 जो होगा हेड वो होगा करंट लायबिलिटी का। अब जितनी भी करंट लायबिलिटी जैसे कि जी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग और बाकी सारी बातें, ये सारी की सारी बातें आप यहाँ पर पूरे तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड की बातें लिखी जाएंगी, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग लिखा जाएगा, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे और उसके बाद करंट लायबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या मैं उल्टा सीधा नहीं लिख सकता? नहीं, आप उल्टे सीधे नहीं लिख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि करंट लायबिलिटी पहले लिख दें और नॉन करंट लायबिलिटी बाद में। शेयर्स कहीं पर भी लिख दें, नहीं। आपको सारी बातें सिस्टम के हिसाब से यानी कि सीरियल नंबर के हिसाब से लिखनी होंगी। आपका सीरियल नंबर क्या होगा? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, देन उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, देन उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। और जब ये सारे की सारी चीजें हो जाएंगी तो आप यहाँ पर इनका क्या कर देंगे? टोटल। देन उसके बाद आपका सेकंड नंबर आएगा, पार्ट नंबर सेकंड, जिसे हम बोलेंगे एसिड्स। इस एसिड्स के अंदर भी हमारे जो हैं वो दो हेड हैं। आपके यहां से यहां तक के जो हैं क्या हैं? वो हेड। आप इसे हेड बोलेंगे। सबसे पहला होगा नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स, यानी कि टेंजिबल एसिड्स और इंटेंजिबल एसिड्स। ये सारी की सारी एसिड्स जो होती हैं जिन्हें हम बोलते थे फिक्स एसिड्स। आप जब 11th क्लास में थे आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा एसिड्स, वहां आपने देखा फिक्स एसिड्स नाम था। फिक्स एसिड्स में नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स थी। फिक्स एसिड्स के अंदर नाम था टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल जो होता है उसे हम यहाँ क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यहाँ पर होती है इंटेंजिबल एसिड्स अलग से। ये हमारा पहला कहलाएगा हेड। देन सेकंड हेड जो होगा वो करंट एसिड्स का होगा। आप सारी करंट एसिड्स इसमें लिख देंगे। करंट एसिड्स जैसे कि डेप्टर्स, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, जैसे कि स्टॉक, ये सारी की सारी बातें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड्स के अंदर 2 हेड हो गए, लायबिलिटी के अंदर 4 हेड हो गए। जब आप सारी बातों को यहाँ लिख देंगे तो इनके टोटल यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी। तो आप देखिए बैलेंस शीट के अंदर 11th क्लास से 12th क्लास में चेंजेस है, लेकिन है बहुत ईजी। आपने केवल ध्यान रखना है कि मेरे पास 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा पार्ट एसेट्स। इसके अंदर मेरे जो हेड हैं वो 4 हेड हैं। मुझे चारों हेडों के नाम याद करने हैं। ऐसे मुझे 2 हेड हैं, इन दोनों हेडों के नाम याद करने हैं। तो क्या इससे मसला खत्म हो जाएगा? नहीं। अभी आगे थोड़ी-सी कहानी और बढ़ जाती है। वो क्या बढ़ जाती है कि मेरे पास जितने भी हेड है ना, उन हेडों के भी सब हेड हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहला जो है, ये मेरा क्या है? पार्ट। आप मैंने बताया ये हम इसे बोलते हैं पार्ट। और आपका ये जो था इसे अब मैंने क्या बोला था? हेड। हेड, ये हेड था। अब इसके अंदर जो ना 3 सब हेड आ गए। सब हेड। अब सब हेड क्या होते हैं? असल में क्या होता है शेयर होल्डर फंड के अंदर ऐसी कौन-कौन सी बातें लिखी जाएँ, क्या-क्या चीजें आएँ जिसे मैं अपने-अपने तरीके से लिखूं। तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो शेयर कैपिटल से रिलेटिव सारी बातें लिखी जाएंगी। आपने 11th क्लास का बिजनेस का चैप्टर पढ़ा होगा। आपने वहां बिजनेस के चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमारी शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। तो सारे की सारी बातें जो वहां पर आती थी शेयर कैपिटल से रिलेटिव, ये सारे की सारी बातें शेयर कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर पहले लिखी जाती हैं। शेयर्स की बहुत सारी बातें हैं जो आप चैप्टर नंबर कौन से में पढ़ते हैं? शेयर्स कैपिटल के में पढ़ते हैं। जो 24 नंबर के चैप्टर आते हैं शेयर्स के और डिबेंचर के, वहां की जितनी भी सारी बातें होंगी वो सारे के सारे पॉइंट सबसे पहले लिखे जाएंगे शेयर कैपिटल के नाम से। जैसे कि 11th क्लास में आप लिखते थे कैपिटल, तो वहां पर एक आदमी की कैपिटल होती थी, आप खाली कैपिटल का नाम लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अंदर बहुत सारे आदमियों का पैसा लगा होता है, सबका छोटा 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 सा हिस्सा। हिस्सा बोले तो शेयर्स, यानी कि शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के नाम से पैसा लिखे जाते हैं, हम इसे बोलते हैं सब हेड। देन उसके बाद जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस क्या है? आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा प्रोविजन एंड रिजर्व।
आप वहां पर रिजर्व बनाते थे, तो जितने भी रिजर्व होते हैं ऐसी कंपनी के पास रिजर्व होते हैं, जो भी कंपनी के रिजर्व होते हैं वो सबसे पहले लिखे जाते हैं, और उसके बाद लिखा जाता है सरप्लस। सरप्लस मींस प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस और रिजर्व की बातें दूसरे नंबर पे लिखी जाएंगी। देन थर्ड नंबर पे आएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटी। अगर शेयर के अगेंस्ट कोई वारंटी है, कोई शेयर्स की अमाउंट है, तो उस पैसे को लिखा जाएगा। ये बहुत कम आती है, बस दो बात पॉइंट ज्यादा आते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल और दूसरे पास है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको तीनों बातें याद करनी होंगी। सबसे पहले आपका पार्ट कौन सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। देन सेकंड नंबर पर आपका जो हेड है, उस हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड। और इस हेड के अंदर तीन सब हेड हैं। सब हेड कौन कौन से हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है शेयर होल्डर फंड के सब हेड बताइए। 3.3 नंबर के लिए बहुत आसान सा, आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट्स हो गया, हमारा हेड जो हो गया वो हो गया शेयर होल्डर फंड, और सब हेड 3 पॉइंट। नंबर 1 शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटी, काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंदर कुछ नहीं आता, ये इसी नाम से अमाउंट आती है। बहुत कम पेपरों में आता है ये वाला पॉइंट, लेकिन लिखना है जरूरी, क्योंकि हमारे किसके अंदर आ रहा है, फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। थर्ड पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन से सब हेड है? नॉन करंट लायबिलिटी तो हमारा हो गया हेड, इसके सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरो। सबसे पहले आपको बोरोस दिखाने होंगे, जितने भी लोन वगैरह होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जो 12 महीने के बाद के होते हैं, आपको वो सबसे पहले लोन वगैरह दिखाने होंगे। देन उसके बाद डेफर टैक्स लायबिलिटी, जो लायबिलिटी डेफर टैक्स की है, जो आपको पे करनी होती है, वो लायबिलिटी आप शो करते हैं। देन इसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी, कोई और ऐसी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म की हो, जो आपको पे करनी हो, किसी को पैसे पे करने हो, जो लॉन्ग टर्म में हो, वो आप शो करेंगे। देन थर्ड के बाद 4 नंबर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपने पढ़ा वहां पर 11th क्लास में रिजर्व एंड प्रोविजन। तो कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं। अब शॉर्ट टर्म के कौन से हैं और लॉन्ग टर्म कौन कौन से, तो मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के प्रोविजन कौन कौन से, इनके नाम क्या क्या हैं, इन सब के अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी हमें फिलहाल याद रखना है कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चार मेरे क्या है, सब हेड। पहला सब हेड का नाम है लॉन्ग टर्म बोरो, दूसरे सब हेड का नाम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तीसरे का नाम है अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी, और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देन इसी तरह हमारे पास क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में भी चार सब हेड हैं, लेकिन इसमें आसानी क्या है कि जैसे ऊपर थे ऐसे के ऐसे नीचे हैं। बस आपका जो टैक्स वाला पॉइंट है, वो उस पॉइंट की जगह पर यहां पर आ जाता है ट्रेड पेबल। देखो ध्यान से, यहां लिखा है लॉन्ग टर्म बोरो, और करंट लायबिलिटी में जाता है शॉर्ट टर्म बोरो। अगर कोई लोन लंबे टाइम का है, 12 महीने से ज्यादा का, तो ऊपर दिखाया जाएगा। कोई लोन कम टाइम का हो, तो वो कहां दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरो में। अब लॉन्ग टर्म बोरो कौन कौन सा हो गया, जैसे कि सपोज कीजिए आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो बैंक वाले 1 साल के लिए नहीं देंगे, वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लोन देते हैं। तो वो आपका हो गया लॉन्ग टर्म बोरो के अंदर। आप किसी अपने फ्रेंड से या आप किसी से पैसे ले लेते हैं, या बैंक से आप ओवरड्राफ्ट करा लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लेते हैं, तो ये पैसा आप हर महीने, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर चुका देते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म बोरो। तरह से आप समझ लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है। मैं आगे और बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी। फिलहाल देखते हैं सेकंड नंबर पे आएगा ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर था टैक्स, तो इसकी जगह आपको ट्रेड पेबल लिखना है। अगर आप ऊपर के चार लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो टैक्स की जगह पर खाली ट्रेड पेबल लिखना है। अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी, यहाँ पर आ जाता है अदर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस तरह से आप ऊपर वाले पॉइंट याद कीजिए, नीचे वाले पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। करंट एसिड्स, करंट लायबिलिटी के अंदर चार हमारे क्या हो गए, सब हेड हो जाते हैं। इस तरह से हमारा टोटल खत्म हो जाता है और हमारी लायबिलिटी बन जाती है। देन उसके बाद आता है सेकंड वाला पार्ट, एसिड्स। इसी तरह एसिड्स के अंदर है। अब एसिड्स के अंदर जो नॉन करंट एसिड्स होती है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स, इसका सबसे पहला वाला जो हमारा हेड है, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी कि आप इसे कह सकते हैं फिक्स एसिड्स या फिर टेंजिबल एसिड्स। आप इसे टेंजिबल एसिड्स भी बोल सकते हैं। टेंजिबल मींस वो एसिड जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले टेंजिबल एसिड्स में नाम आपका क्या जाता है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह। देन उसके बाद सेकंड नाम आ जाता है इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स वो एसिड्स हो गई जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। जैसे रेपुटेशंस यानी कि गुडविल, पेटेंट, ये सारी की सारी बातें सेकंड नंबर पाएंगे। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, ऐसा कोई काम जो वर्किंग प्रोग्रेस पे है, आपकी कैपिटल बनने वाला है। देन इंटेंजिबल एसिड्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ ऐसे एसिड्स हैं
जिन पर काम चल रहा है, तो वो हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो यानी वो अभी काम उन पर है। देन इसके बाद हमारा जाता है सेकंड पॉइंट बी, उसका नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से हो गए? इन्वेस्टमेंट से मतलब हो गया कि आपके पास कुछ पैसा है और आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब कितने साल के लिए करा? अगर आप लंबे सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन कम टाइम के लिए करेंगे तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास अगर उसने बोला है इन्वेस्टमेंट, तो हम उसे मान के चलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब ये एसेट्स कौन सा हो गया? कभी-कभी क्या होता है, टैक्स के पैसे हमें पे करने होते हैं। जब हमें पे करने होते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाता है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए टैक्स के पैसे मुझे आने हैं, मुझे वसूल करने हैं, तो वो पैसे मेरे क्या कहलाते हैं? एसेट्स। जो टैक्स का पैसा मेरे पास आएगा वो मेरे पास एसेट्स हो जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अगर खाली लोन नाम आ जाता है तो आप उसे लायबिलिटी में लिखते हैं। अगर खाली एडवांस नाम आ जाता है तो आप उसे लायबिलिटी में लिखते हैं। लोन का मतलब लायबिलिटी, बोरो। एडवांस का मतलब आपने दिया है, आपके पास क्या हो जाता है? एडवांस लायबिलिटी हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों के दोनों नाम एक साथ आ जाते हैं, लोन एंड एडवांस, तो वो कहलाते हैं एसेट्स। करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट एसेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है किसी को बतौर लोन एडवांस में पैसा दे दिया है। वो फॉर एग्जांपल छोटी सी समझाने के लिए इस क्वेश्चन से अलग हटके मैं कहूँ कि मेरे यहाँ एक वर्कर्स काम कर रहा था, अचानक उसकी शादी हुई, उसने मुझसे कहा जी मुझे जो ना 5 लाख रुपए चाहिए अपने यहाँ शादी के लिए, मैं हल्के हल्के पैसे को कटवाता रहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले जाओ 5 लाख रुपए। मैंने उसे 5 लाख दे दिए। 5 लाख क्या हो गया? लोन। एक तरह का क्या? एडवांस। मैंने उसे एडवांस में पैसा दे दिया बतौर लोन। मैं हल्के हल्के उसे काटता रहूंगा। इसी तरह कंपनीज के अंदर लोन एंड एडवांस होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। हमारी वो एसेट्स होती हैं। नहीं, लोन और एडवांस एक साथ अगर नाम आ जाएगा तो आप उसे किस में लेते हैं? एसेट्स के अंदर लेते हैं। देन अदर नॉन करंट एसेट्स, कुछ और भी एसेट्स होती हैं जो अलग होती हैं, लॉन्ग टर्म की होती हैं, वो सारी इसमें दिखाई जाएंगी। तो सारों के पॉइंट्स आगे लेंगे। तो हमारा सबसे पहला नाम क्या हो गया? नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर आपके 4 सब हेड आ जाते हैं। देन उसके बाद हमारा पास जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर 3 सब हेड आते हैं। आपको ये हेड याद करने हैं क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताइए कि नॉन करंट एसेट्स के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सब हेड कौन कौन से हैं। तो आपको दिखाने 4 सब हेड कौन से हैं। अगर वो कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर सब हेड बताइए, तो आपको 3 सब हेड लिखने होते हैं। देन आ जाते हैं इसके बाद अगला पॉइंट। हमारा अगला जो पॉइंट है उसका नाम है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स जो होती है इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है। अब करंट एसेट्स को भी अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप दिखाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पीछे भी बताया। जो पीछे वाला इन्वेस्टमेंट था वो 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं तो वो कहलाता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप कुछ समय के लिए पैसा लगाते हैं किसी जगह पर, म्यूचुअल फंड या किसी भी जगह पर, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल से कम कम में, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। देन इसके बाद आ जाता है इन्वेंट्रीज। जी, इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक। जो आप स्टॉक लगाते हैं, लूज टूल वगैरह जो होते हैं, वो सारे की सारी चीजें इन्वेंट्रीज के नाम से आती हैं। सेकंड नंबर पे आप दिखाएं ट्रेड रिसीवेबल। डेप्टर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गई, सारी की सारी बातें ट्रेड रिसीवेबल के नाम से आती हैं और हम इसे थर्ड नंबर पर दिखाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का नाम तो सुना था, इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? कैश का मतलब तो कैश हो गया, इक्विवेलेंट्स वगैरह का मतलब हो जाता है कभी कभी मेरे पास चेक्स या ड्राफ्ट आते हैं, मैं उन्हें बैंक में जमा नहीं करता, मेरे पास रखे हुए हैं। तो चेक और ड्राफ्ट जो मेरे हाथ में है या मेरे पास रखे हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आती हैं। यानी कैश में पैसा, बैंक के अंदर पैसा, आपके पास जो चेक्स हैं, आपके पास जो ड्राफ्ट वगैरह हैं, जो ट्रेजरी बिल वगैरह हैं, वो सारी की सारी बातें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करी जाती हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। कुछ लोन एडवांस ऐसे होते हैं जो जल्दी से जल्दी आ जाते हैं। 1 साल के अंदर अंदर जिनका पैसा वसूल हो जाएगा, वो कहलाएंगे लोन एंड एडवांस में। अब मसला ये आ जाता है कि लोन एंड एडवांस अगर आ जाता है नाम, तो मैं उसे शॉर्ट टर्म मानूं या लॉन्ग टर्म। तो अगर वो शॉर्ट टर्म बोलेगा या लॉन्ग टर्म बोलेगा तो साथ में जरूर देगा। अगर वो साथ में नहीं देगा, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आप उसे लॉन्ग टर्म मान के चलिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म आपको वो देगा। अदर करंट एसेट्स। बहुत सी एसेट्स ऐसी होती हैं जो अदर करंट एसेट्स के नाम में आ जाती हैं, जैसे कि अकर्ड इंटरेस्ट, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। इन सभी को हम जो है यहाँ पर कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी करंट एसेट्स का सब हेड जो है वो 6 में है। आपका ये क्या हो जाता है? हेड। और ये आपके क्या हो जाते हैं? सब हेड। इस तरह से सबसे लास्ट में जब सारी बात आ जाती है तो आपका क्या हो जाता है? टोटल। अब देख लीजिए आप 11th क्लास में और 12th क्लास की बैलेंस शीट में कितना फर्क है। यहाँ पर बैलेंस शीट आपको सारे की सारी हेड और सब हेड के हिसाब से याद करनी होंगी। यानी आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा, कोई सा भी पॉइंट आ जाता है तो पेपर 12th का बहुत डीपली होता है। 11th तक हम टेंशन फ्री रहते हैं, आप कोई भी चीज रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं खाल में से बाल निकालना, वो कंडीशन है। लेकिन है बहुत ईजी। छोटे छोटे से स्टेप करके याद करिए।
जैसे कि करंट एसेट्स लिख लीजिए और उसके 6 पॉइंटों को बार-बार लिख लीजिए, आपको इसके पॉइंट याद हो जाएँगे। अब मैं आता हूँ सबसे पहले ये बताने के लिए कि जो हमारे पॉइंट्स थे, उनके अंदर कौन-कौन सी बातें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से ले रहा हूँ अपना शेयर होल्डर फंड। मैं इसे बोलूँगा हेड, ये मेरा क्या कहलाएगा हेड। इसके अंदर जो मेरा सब हेड था सबसे पहला वाला, उसका नाम था शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर कौन-कौन से आइटम आते हैं? ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, यानी कौन-कौन से आइटम हैं, जिसके हेड ये होते हैं और सब हेड ये होते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, फॉरफीट ऑफ शेयर्स। इनमें से कोई भी बात अगर आती है तो वो कहलाता है आइटम। हम इसे आइटम बोलते हैं, यानी कि ये पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट का हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। तो आजकल के टाइम के अंदर जो पेपर आ रहे हैं, आप देखेंगे पिछले साल का पेपर भी और इस साल का भी पेपर जो आ रहा है, उसके अंदर मोस्टली वो पूछ लेते हैं कि आप बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड और सब हेड क्या है? तो आपको बताना है इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी हेड और सब हेड को मालूम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन बातों को याद करना होगा कि आइटम्स कौन से हैं, उसके हेड क्या है और उसके सब हेड क्या है। इसके अंदर आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के अंदर जितनी भी शेयर से रिलेटेड बातें होंगी, वो सारी की सारी बातें आएंगी। वो सारी की सारी बातों का हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड क्या होगा? आपका सब हेड होगा शेयर कैपिटल। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट जो था हमारा क्या था उसका? हमारा जो हेड था, उस हेड का नाम था शेयर होल्डर फंड। और सब हेड जो है हमारा, उसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड नंबर पर। अब इसके अंदर के जो आइटम है कौन कौन से हैं? अगर इनमें से कोई सा भी नाम आता है तो उसका हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि जिस भी नाम के आगे रिजर्व आ रहा होगा, वो सारी बातें यहाँ आएंगी। जैसे कि कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब ये कौन-कौन से होते हैं रिजर्व? क्या-क्या इनके नाम होते हैं? नाम तो सारे होंगे, लेकिन इनके मतलब क्या-क्या होते हैं? तो इनके मतलब जब हम शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छी तरह समझ में आएँगे। अभी फिलहाल आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल के चैप्टर के अंदर वो सारी बातें आ जाएँगी कि इनके मतलब क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, हम क्या-क्या करते हैं इनके चीज़ों को, कहाँ से ये पैसे आते हैं। जैसे-जैसे आता रहेगा वैसे-वैसे समझते रहेंगे। फिलहाल सबसे पहला नाम जो है उसका नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। आप देखिए हर किसी के आगे रिजर्व लिखा है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। जितने भी रिजर्व में सब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। ये कहलाता है सब हेड। और हेड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। इसी के साथ-साथ आ जाता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका चाहे क्रेडिट हो, चाहे वो डेबिट हो। क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट और डेबिट का मतलब है लॉस। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस लॉस वाला हो या फिर प्रॉफिट वाला हो, यानी डेबिट हो या क्रेडिट हो, सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिजर्व जो रिजर्व के नाम से देखा होगा, सारे यहाँ आएंगे। तो आपको आइटम याद रखने हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, उसने आपसे बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हेड बताइए और सब हेड। तो हेड क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे उसने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड और सब हेड। इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड शेयर कैपिटल, जो हमने पीछे पढ़ा। इसी तरह हम तीसरा पॉइंट लेते हैं नेक्स्ट हमारा। अगला जो हमारा हेड है उसका नाम है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का सब हेड जो हमने लिया है वो लिया है लॉन्ग टर्म बोरो। अब इस लॉन्ग टर्म बोरो के अंदर कौन-कौन सी बातें आती हैं? कौन-कौन से इसके आइटम हैं? कौन-कौन से इसके पॉइंट्स हैं? सबसे पहले डिबेंचर्स। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरो कहलाते हैं। और इसका जो हेड होता है वो कहलाता है नॉन करंट लायबिलिटी। लंबे टाइम के लिए होती है, आफ्टर 12 मंथ आप उसकी पेमेंट करते हैं। बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से आप कोई लोन वगैरह ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट। तो ध्यान से, मोस्टली ये वाले पॉइंट आपके पेपर में आ जाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं, ध्यान से देखिए। इनके हेड नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरो, ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो है उसका नाम क्या है। देन हमारे पास जो हेड है उसका नाम है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी हेड। हेड का नाम हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। और आपका जो सब हेड है अब आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब प्रोविजन कौन से हो गए? प्रोविजन का आइटम कौन सा हो गया? सबसे पहला प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। आप ऐसा कोई प्रोविजन करते हैं जो आपके एम्प्लॉय के बेनिफिट का हो, जो उसे फायदा देता हो, वो इसके अंदर आते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट होने पर अगर कोई आप बेनिफिट देते हैं तो रिटायरमेंट वो 1-2 दिन में नहीं होने वाला, सालों में जाकर रिटायरमेंट होता है कोई भी पार्टनर्स, यानी कि हमारी फर्म को छोड़ के जब जाता है।
प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट होने पर जो पैसा दिया जाता है उसे हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटीज, आप कोई प्रोविजन करते हैं किसी वारंटीज वगैरह के लिए, तो ये भी इसी के अंदर आते हैं। या आप नाम याद कीजिए आइटम, इनके हेड हो गया नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन का। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसका नाम आता है करंट लायबिलिटी। अब हमारा जो हेड है उसका नाम क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के अंदर जो हमारा सब हेड है, उसके बाद हमारा अगला हेड आ जाता है किस चीज का, करंट लायबिलिटी का। अब करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हो गई, करंट लायबिलिटी में जो हमारा सबसे पहला हो गया सब हेड, उसका नाम आ गया शॉर्ट टर्म बोरो, यानी कि ऐसे लोन जो 1 साल से कम के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, आप जो बैंक ओवरड्राफ्ट कराते हैं, यानी कि आप जो अपनी लिमिटेशन कराते हैं बैंक की, वो कम टाइम के लिए होती है। आप थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल करते हैं और पैसा जमा कर देते हैं, उसका ब्याज वगैरह कट जाता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह आप लेते हैं, आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके पैसे हो जाते हैं। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। आपने 11th क्लास में कैश बुक के चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां नाम था बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके सर ने समझाया होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप बैंक का पैसा यूज कर रहे होते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट, इसके अंदर क्या जाता है, हमारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी आ जाता है, जो आप पेबल करते हैं डिमांड के ऊपर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। देन थर्ड नंबर पे हमारा जो है अगला, उस हेड का नाम है करंट लायबिलिटी, हेड है करंट लायबिलिटी। और आपका जो सब हेड हो गया वो क्या हो गया, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर जो आइटम है वो दो आइटम रहते हैं। आपने हमारे 11th क्लास में पढ़ा था ट्रेड पेबल लायबिलिटी के अंदर। ट्रेड पेबल का मतलब होगा क्रेडिटर्स या बिल पेबल, यानी क्रेडिटर्स बोल दो या बिल पेबल बोल दो, हम क्या बोलते हैं, इसका सब हेड कहलाता है ट्रेड पेबल। और जो हेड जो होता है उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा, आपका जो एक सब हेड है उसका नाम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नाम क्या जाता है, टैक्स। अगर कोई टैक्स होता तो हम इसे किस में लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर टैक्स। ध्यान रहे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर टैक्स। नेक्स्ट हमारा जो नाम आता है, वो अगला नाम जो है, नेक्स्ट जो हमारा नाम आता है वो नाम हमारा हो गया करंट लायबिलिटी के अंदर। आपका जो हेड हुआ वो किसके अंदर है, करंट लायबिलिटी के अंदर। तो इसका जो सब हेड है वो है अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी बातें आ रही हैं, ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो अदर करंट लायबिलिटी में आती हैं। जैसे सबसे पहले अनपेड डिविडेंड, यानी कि ऐसा डिविडेंड जो देना बाकी है, या अनक्लेम डिविडेंड, आप उसे अनपेड डिविडेंड बोल दें या अनक्लेम डिविडेंड बोल दें, ये दोनों को दोनों डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। देन इसके बाद इंटरेस्ट अकर्ड, इंटरेस्ट ड्यू, इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, unearned incomes, call in advance, interest on call in advance, outstanding expenses, provident fund, पे बिल। पे बिल लिखा है ना कि प्रोविडेंट फंड है, पे बिल। अगर खाली प्रोविडेंट फंड है तो पीछे आया था, प्रोविडेंट फंड पे बिल है तो लायबिलिटी में जाता है, किसमें, आपकी अदर करंट लायबिलिटी में। जीएसटी पे बिल, अगर जीएसटी का भी पैसा आप पे कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन पॉइंटों को ध्यान से रख लीजिए। इन पॉइंटों के आइटम आ जाते हैं, आइटम वो आपसे पूछेगा इसका हेड बताइए, इसका हेड हो गया करंट लायबिलिटी, इसका सब हेड बताइए अदर करंट लायबिलिटी। जैसे कि अभी मैंने बताया किसके अंदर, प्रोविजन के अंदर। आपका अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स आता है, आप जितना भी टैक्स पे करते हैं वो टैक्स आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। इस तरह से आपकी लायबिलिटी वाली साइड खत्म होती है। अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट कैसी होती है, इस बैलेंस शीट के अंदर कैसे कैसे हेड होते हैं और कैसे कैसे सब हेड होते हैं। आपको हेड भी याद करने हैं और सब हेड भी याद करने हैं। सभी सब हेडों के नाम याद कीजिए। सभी सब हेडों के नाम याद करने के साथ साथ आपको इनके आइटम्स भी देखने होंगे। आइटम्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, क्योंकि आजकल लेटेस्ट जो पेपर आ रहे हैं वो ज्यादा लंबे चौड़े पेपर नहीं आते, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपकी किताब के अंदर ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट में आता है, और आपका जो क्वेश्चन होता है वो 31-32 के आसपास रहता है। सारे क्वेश्चन 34 आ रहे हैं तो 31-32 के आसपास ये क्वेश्चन होता है। इसके अंदर वो आपको 3 पॉइंट दे देता है। आपसे वो कह देगा कि जीएसटी पे बिल का हेड और सब हेड बताइए, वो कह देगा इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड और सब हेड बताइए, वो कह देगा रिजर्व एंड सरप्लस का हेड और सब हेड बताइए, या फिर वो आपसे कह देगा कि आप जो ना टैक्स का हेड और सब हेड बताइए, या फिर कैपिटल रिजर्व का। इस तरह से 3-4 पॉइंट आ जाते हैं। तो ये वाली साइड हमारी एसिड्स की थी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बात आई होगी। अगली वीडियो जो आएगी मैं उसके अंदर एसिड्स के लाऊंगा और आपने क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पुट अप करे जाते हैं बोर्ड के अंदर, और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इन सारी बातों को याद करके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।